केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने निर्णायक जीत दर्ज की है। ये चुनाव विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माने जा रहे हैं और ये जीत कांग्रेस के लिए काफी मायने रखती है, क्योंकि केरल में कांग्रेस की सत्ता नहीं है, लेकिन अब उसकी जड़ें वहां मजबूत हो चुकी हैं। ये नतीजे बता रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बड़ी जीत पर जनता को अपना सलाम भेजा है। राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है, जरा उसको देख लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं राहुल गांधी। यहां लिख रहे हैं, हिंदी में आपके सामने रख रहा हूं कि केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में यूडीएफ पर भरोसा जताने के लिए जनता को सलाम। ये एक निर्णायक और उत्साहवर्धक जनादेश है। ये परिणाम यूडीएफ में बढ़ते विश्वास का संकेत, स्पष्ट संकेत है और आगामी विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की शानदार जीत की ओर इशारा करते हैं। संदेश स्पष्ट है। केरल ऐसी जवाबदेह सरकार चाहता है जो लोगों की सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करे और उनके लिए काम करे। अब हमारा पूरा ध्यान केरल के आम लोगों के साथ खड़े रहने, उनकी रोजमर्रा की चिंताओं को दूर करने और पारदर्शी जनहितकारी प्रशासन सुनिश्चित करने पर है। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई। पार्टी के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता, जिनके समर्पण और कड़ी मेहनत ने इस जीत को संभव बनाया। ये लिख रहे हैं यहां पर राहुल गांधी। आप जानते हैं कि राहुल गांधी केरल को अपना घर मानते हैं। इस बार जब वायनाड में जीती हुई सीट उन्होंने छोड़ी तो प्रियंका गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाया और प्रियंका भी अब न केवल वायनाड बल्कि पूरे केरल में कांग्रेस को मजबूत कर रही हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव के पहले भी प्रियंका गांधी केरल में काफी सक्रिय रही और इसका नतीजा अब दिख रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ इस बार शहरी इलाकों में मजबूत होकर उभरा है और उसने कोच्चि और त्रिशूर नगर निगम में जीत हासिल की है। वहीं सत्तारूढ़ एलडीएफ के लिए इस बार खतरे की घंटी बजी है। बीजेपी केरल में कांग्रेस से फिर पिछड़ गई है, लेकिन तिरुवनंतपुरम निगम में उसने बड़ी जीत हासिल की है। 101 सदस्यीय निगम में बीजेपी को 50 और एलडीएफ को 29, यूडीएफ को 19 पर जीत मिली है और 2 वार्ड में निर्दलीय जीते हैं। इस एक जीत में जो है वो नरेंद्र मोदी इससे गदगद हैं और उस पे वो थैंक यू कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया। असल में मोदी खुश इसलिए हैं क्योंकि शशि थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम को कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव में गंवा दिया है। बीते कुछ समय से शशि थरूर का जो बीजेपी की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है और उसके बाद ऐसे परिणाम, ऐसे रिजल्ट सामने आए हैं, तो अब कांग्रेस को इस जीत के बावजूद केरल में सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि केरल में अब सियासी समीकरण बदल रहे हैं। बहरहाल आज कांग्रेस से बीजेपी को एक और मात मिली है और कल यानी 14 दिसंबर को बीजेपी के चुनाव जीतने के खेल का पर्दाफाश कांग्रेस अपनी महारैली में करने जा रही है। आप जानते हैं कि कल दिल्ली में कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली, महारैली करने जा रही है। कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग विभागों के अध्यक्ष कांग्रेस की ताकत दिखाने में जुट चुके हैं। मुद्दा वोट चोरी का है, जिस पर राहुल गांधी पहले ही कई बार बीजेपी को घेर चुके हैं, लेकिन अब यह घेराव जनता के साथ मिलकर करने की तैयारी है। इसी मसले पर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है कल की रैली को लेकर, आइए जरा सुन लीजिए। दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है, वो रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है। चोर बचने की फिराक में, चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पे उतर आए। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे, अनर्गल बहस कराने लगे। ये इन सवालों से बचने की साजिश है। जो सवाल हम चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक वोट रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हमने जो सवाल पूछे, सवाल बड़े स्पष्ट हैं। जवाब भाजपा अपनी अपनी तरीके से दे रही है, लेकिन जवाब मिल नहीं रहे। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया गया? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों पूरा कानूनी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को दे दी गई? क्यों 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने का
का नियम बनाया गया, नियम बदल कर ये नियम बनाया गया। क्यों मशीन रीडेबल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर पे हमें वोटर्स लिस्ट नहीं दी जा रही, और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नामी चेहरे, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सवाल बड़े स्पष्ट हैं। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, खड़गे साहब बार बार पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल बार बार पूछ रही है। लोगों के मन में एक दहशत है। दहशत इसलिए है कि लोग जानते हैं कि उनकी आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के और ज्ञानेश गुप्ता के हाथ लोकतंत्र के खून से रंगे हुए। रामलीला मैदान में 14 तारीख यानी कि कल पूरे देश से जागरूक लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वोट चोर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आइए, भारी संख्या में रामलीला मैदान में आइए, चोर को भागने नहीं देना। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस। तो एक अपील यहां पर पवन खेड़ा की तरफ से कल के लिए ये अपील है कि आइए, भारी संख्या में आइए। ये महारैली कांग्रेस ने, ये कांग्रेस की महारैली है। कांग्रेस ने अपने दम पर यहां अपने लोगों को जुटाने की कोशिश की है। कल देखते हैं इस रैली का क्या कुछ निकल कर आता है, रैली में कितने लोग आते हैं, सब पर निगाहें टिकी रहेंगी। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि आज की जीत और कल की घेराबंदी से क्या कांग्रेस फिर से अपनी ताकत का एहसास बीजेपी को करा पाएगी, कैसे बीजेपी को झटका देने की तैयारी में कांग्रेस है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंशु लैथानी जी और पंकज चतुर्वेदी जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, कल की तैयारियों की बात जरा करें। पवन खेड़ा ने बता दिया, लेकिन क्या चल रहा है अंदर खाने, कौन कौन, और कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता तो है ही नहीं, सबने बायकॉट कर दिया है। सच्चाई क्या है? बहुत पहले कांग्रेस ने कह दिया था राजीव जी कि ये हमारी अपनी रैली होगी, इसमें इंडिया गठबंधन को बुलाने का कोई बात ही नहीं थी। और ये इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी मालूम है कि ये कांग्रेस की अपनी रैली है। कांग्रेस ने अपने जो हस्ताक्षर हैं वो इकट्ठे किए हैं, उन हस्ताक्षरों को से राष्ट्रपति को देना है, तो इसमें इंडिया गठबंधन की कोई बात नहीं थी। और कांग्रेस ने ये भी कह दिया है, पहले ही कह दिया है कि इसके बाद हम इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में और रैलियां करेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इस रैली का इंडिया गठबंधन से कोई संबंध है, कभी बताया भी नहीं, न कभी था और न कोई नाराज है। ये जो गोदी मीडिया चला रहा है कि नाराज हैं, कोई नाराज नहीं है, क्योंकि किसी का कोई संबंध ही नहीं है। कांग्रेस, हर पार्टी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वो अपने प्रोग्राम सब करते रहते हैं, हर पार्टी करती है जी। अभी टीएमसी जो है वहां पे कांग्रेस और विपक्ष प्रदर्शन करती रही शुरू में, जब तक कि एसआईआर पे सरकार ने चर्चा की मांग नहीं मानी थी। लेकिन टीएमसी जो है वो अपना अलग प्रदर्शन करती रही। गांधी के स्टैच्यू से जो पीछे गांधी जी हैं, कितना काम हुआ है और कहां कहां से कितने लोग आते हैं। जल्दी से अमलेंदु जी, कल की रैली को अगर देखा जाए तो क्या यहां से एक मैसेज, एक पैगाम देने में कांग्रेस सफल होगी? हालांकि अभी कुछ भी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तैयारियां जो देख रहे हैं हम, बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है, मौसम भी ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन इन सब के बीच ये अकेली कांग्रेस की अपनी रैली है, महारैली है। बिल्कुल राजीव जी, ये कांग्रेस की अपनी रैली है और अकेली है, महारैली है, और इसके ज़रिए शायद कांग्रेस, राजीव जी, ये बताना भी चाहती है कि इंडिया गठबंधन से अलग उसकी क्या ताकत है, तो ये दर्शाना भी चाहती है। मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि कांग्रेस की अकेली या कोई बड़ी रैली जो है हाल फिलहाल में दिल्ली में इस तरीके से हुई हो। ये शायद लंबे समय के बाद एक कांग्रेस की अकेली जो है वो पहली बड़ी रैली हो रही है। अभी तक जो भी रैली या रैले जो भी कुछ हुए, आंदोलन हुए, वो संयुक्त तो एक तरीके से प्रयास थे, लेकिन ये लंबे समय के बाद कांग्रेस की पहली एक रैली इस तरीके की हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो निकलती हुई गई थी, उसको अलग कर दिया जाए तो
तो ये एक बड़ा एक है। तो इसके जरिए एक शक्ति प्रदर्शन भी है कि भाई हम राहुल गांधी सिर्फ संसद में ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ज़मीन पर भी उनका कार्यकर्ता काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जनता भी उनके साथ ज़मीन पर भी दिखाई पड़ रही है। तो दिल्ली में एक ताकत जो है वो दिखाने का एक प्रयास किया गया है। और जिस तरीके से राजीव जी तैयारियां सामने आ रही हैं कि हरियाणा में काफ़ी इसको लेकर उत्साह है, राजस्थान में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है, पंकज जी बता रहे हैं मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, पंजाब में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। तो यानी जो दिल्ली से लगे हुए राज्य हैं वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक जो हैं वो इस रैली में आएंगे। तो एक संदेश तो राजीव जी यहाँ से जाएगा गठबंधन के सहयोगियों को भी, और इसके अलावा जो सरकार है, चुनाव आयोग है, उसको भी एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस मजबूत है और आपके जो काम धंधे चल रहे हैं वोट चोरी के, उससे हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और एक बड़ा आंदोलन पूरे देश भर के स्तर पर तैयार हुआ है। जैसा कल केसी वेणुगोपाल की हम लोगों ने बाइट भी सुनवाई थी राजीव जी, उन्होंने बताया कि 5.5 करोड़ नाम जो है वो हस्ताक्षर हमने लिए हैं इसके खिलाफ, और राष्ट्रपति से समय मांगा गया मिलने के लिए, वो सौंपने के लिए। तो इस 5.5 करोड़ हस्ताक्षर राजीव जी हवा में तो नहीं हो जाते हैं। 5.5 करोड़ हस्ताक्षर अगर हुए हैं तो कम से कम 10 करोड़ लोगों तक तो संपर्क किया गया होगा, तब जाके 5.5 करोड़ हस्ताक्षर होंगे। तमाम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हस्ताक्षर करने से मना भी किया होगा। तो ऐसा, तो इसका मतलब कि व्यापक तरीके से जनता के बीच इस मसले को लेकर जाया गया है, और सिर्फ ट्विटर के भरोसे नहीं या राहुल गांधी के भाषणों के भरोसे नहीं, बल्कि ज़मीन पर भी काम करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया राजीव जी। ये इससे एक तरीके से समझा जा सकता है। अब जो केरल का राजीव जी चल रहा है इस समय, जो नतीजे आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि बूस्ट करने वाले हैं। और सिर्फ केरल के नहीं राजीव जी, तेलंगाना में भी जो प्रथम चरण का नतीजे आए हैं स्थानीय निकायों के, उसमें भी कांग्रेस 55% से ज़्यादा सीटें जीतकर आई है। वहाँ भी क्लीन स्वीप जो एक तरीके से करके आया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से राजीव जी अगर इस तरीके के नतीजे आते हैं, और हम किसी भी राज्य में अगर देखते हैं कि जो ग्रामीण होते हैं, जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, उसमें जो जीत कर आता है, जो वहाँ तगड़ी लीड लेकर आता है, तो उसकी एक हवा अपने आप बन जाती है। तो ये समझा जा सकता है कि केरल में एक अच्छी हवा कांग्रेस की तैयार हो रही है। और लेकिन इसके साथ साथ चिंताएँ भी बढ़ती जा रही हैं। अब अगर वहाँ बीजेपी ने अपने कुछ सहयोगी ढूंढ लिए हैं, अब जो आ रहा है वहाँ की चुनाव की साइड पे भी, तो एनडीए लिखकर आ रहा है, बीजेपी लिखकर तो आ नहीं रहा है। तो एनडीए इतनी सीटों पे आ रहा है। हालांकि अभी भी जो है वहाँ जो निर्दलीय हैं वो एनडीए से ज़्यादा जीत के आ रहे हैं। यानी जो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई है वो एनडीए और निर्दलियों के बीच में है। यानी अभी भी ये स्थिति नहीं है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस वहाँ लंबे समय से काम करता रहा है, और आपराधिक गतिविधियों में भी उसके कार्यकर्ता लिप्त रहे हैं राजीव जी। उनको सजाएं भी हुई हैं, माकपा के कैडर्स की हत्या करने के आरोपों में इस तरह की सजाएं भी हुई हैं। तो एक चुनौती गंभीर जो है वहाँ है। अब शशि थरूर जैसे लिजलेजे लोग अगर कांग्रेस के पास हैं तो ये कांग्रेस का अपना सिरदर्द है, हमारा इसमें कुछ कहना का नहीं है। लेकिन राजीव जी इसके साथ साथ हमें बंगाल का चुनाव चल रहा है और असम की तैयारियाँ भी हो रही हैं। कल गौरव गोगोई ने काफ़ी लोगों को भर्ती कराया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, और वो लगभग राजीव जी पूरे मीडिया से गायब दिखाई दी। एक दिन में 11,000 से ज़्यादा लोगों ने कल असम में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो ये वहाँ विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा जो काम कहा जा सकता है वो कांग्रेस को मदद करने वाला और एक नैरेटिव बनाने वाली चीज़ भी है। यानी असम में भी मजबूती के साथ जुड़ रही है। लेकिन जो राजीव जी कल हुआ, जिस तरीके से पूज्य बापू ले आए गए और सावरकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई और मनरेगा का नाम बदल कर पूज्य बापू कर दिया गया, इसको लेकर बंगाल में बहुत ज़बरदस्त तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। और प्रतिक्रिया ये हो रही है, शशि पांजा हैं वहाँ मंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया, वो बाइट भी हम लोग थोड़ी देर में सुनवा देंगे। उन्होंने कहा है कि ये बंगाल को अपमानित करने का प्रयास है महात्मा गांधी इसका रोजगार योजना का नाम बदलना, चूँकि महात्मा गांधी उपाधि जो थी वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ये कोई मौका ऐसा नहीं चूक रहे हैं जो एक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित ना करें। तो राजीव जी वंदे मातरम पर बहस से लेकर और पूज्य बापू मनरेगा को कर दिया जाना, ये सीधे सीधे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित करने का मामला है।
और इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ने एक खबर भी का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। वो राजीव जी 11 अक्टूबर 1999 का है, गुजरात हाई कोर्ट का एक आदेश है और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये उपाधि जो है महात्मा की उपाधि, वो उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी और सारी किताबों में इसको सख्ती के साथ इसका पालन किया जाए, क्योंकि एक छात्रा के मार्क्स जो थे वो गुजरात की एक परीक्षा में काट दिए गए कि ये महात्मा की उपाधि किसने दी, उसने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा। और जो नेगेटिव मार्किंग थी उसमें ये था कि साहब एक जर्नलिस्ट को उसमें मतलब आंसर में आया, तो इस पर JB पारदीवाला जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए हैं, ये उस समय गुजरात हाई कोर्ट के जज थे, इन्होंने ये फैसला दिया था। तो राजीव जी ये जिस तरीके से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित करके बंगाल में घुसने का प्रयास कर रहे हैं हमारे डिवाइडर इन चीफ, तो ये इनको उल्टा भी पड़ेगा, ये भी समझना चाहिए राजीव जी।